Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss kinds of phrases, conjunctions, clauses, and sentences. First of all, kinds of phrases. Phrase is a group of words having no verb, subject or both. वर्ड्स का ऐसा कम्बिनेशन जिसमें या वर्ब ना हो या सब्जेक्ट ना हो या सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ना हो. फॉर एग्जांपल अ बुक ऑन द टेबल, ये वर्ड्स का कम्बिनेशन है. इस कम्बिनेशन में सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है, तो ये एक फ्रेज़ होगा. हैज़ बिन रेनिंग, ये भी वर्ड्स का एक कम्बिनेशन है, इसमें वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट नहीं, तो ये भी एक फ्रेज़ होगा. इन द पार्क, ये वर्ड्स का कम्बिनेशन है, इसमें न सब्जेक्ट है न वर्ब है, तो ये भी एक फ्रेज़. तो ऐसा कम्बिनेशन जिसमें या वर्ब ना हो या सब्जेक्ट ना हो या दोनों ना हो, उसको हम कहेंगे फ्रेज़. और जाहिर सी बात है, जब सब्जेक्ट नहीं होगा या वर्ब नहीं होगा दोनों, तो उसमें फिर मीनिंग या सेंस कंप्लीट नहीं होगी. Kinds of phrases. The first kind is noun phrase. Noun phrase is a phrase in which a noun is a keyword. Keyword is the word that cannot be omitted. ऐसा phrase जिसमें noun keyword हो. keyword का मतलब ये जिसको आप omit skip ना कर सकते. मिसाल के तौर पर a very tall lady from China will deliver a very long speech. इस सेंटेंस में ये आ से लेकर चाइना तक ये वर्ड्स का कम्बिनेशन है. इस कम्बिनेशन में सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये एक फ्रेज़ है. इस फ्रेज़ में की वर्ड चूँकि एक नाउन है, लेडी है, तो इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज़. इसी तरह अ वेरी लॉन्ग स्पीच, ये भी वर्ड्स का कम्बिनेशन है, इसमें वर्ब नहीं है, एक फ्रेज़ है, तो इसमें की वर्ड फिर स्पीच नाउन है, तो ये होगा नाउन फ्रेज. मतलब हम बाकी सारे वर्ड्स को स्किप कर सकते लेकिन स्पीच को नहीं कर सकते, लेडी को नहीं कर सकते स्किप. या अ नाउन फ्रेज इज अ फ्रेज दैट ऑक्युपाइज द पोजीशन ऑफ अ नाउन. ऐसा फ्रेज जो नाउन की पोजीशन ऑक्युपाई करे. नाउन की पोजीशन मीन सब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन या प्रीपोजिशन के बाद. कोई फ्रेज़ अगर सब्जेक्ट पोजीशन पे आएगा जिस तरह ये वाला है, या ऑब्जेक्ट पोजीशन पे आएगा जिस तरह ये वाला है, या ये प्रीपोजिशन के बाद आएगा, तो दो पैरामीटर, दो क्राइटेरिया के ज़रिए हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. या जिसमें नाउन कीवर्ड हो या जो नाउन की पोजीशन पे हो. दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. अब ये पॉइंट याद रखिए, इसमें एक एडजेक्टिव है, एक नाउन है. जब एक एडजेक्टिव आ जाए, एक नाउन आ जाए, वो नाउन फ्रेज ही काउंट होगा, वो एडजेक्टिव फ्रेज नहीं होगा. दे आर क्लेवर बॉयज़, तो क्लेवर बॉयज़ जो है वो नाउन फ्रेज काउंट होगा, क्योंकि इसमें बॉयज़ नाउन है, कीवर्ड है, क्लेवर पर उसके साथ यूज़ हुआ है. बहरहाल जब एक एडजेक्टिव एक नाउन आ जाए तो नाउन फ्रेज काउंट होगा, एडजेक्टिव फ्रेज काउंट नहीं होगा. सेकंड टाइप इज एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज इज अ फ्रेज इन विच एन एडजेक्टिव इज ए कीवर्ड. वो फ्रेज जिसमें एडजेक्टिव कीवर्ड हो. फॉर एग्जांपल शी इज़ वेरी क्लेवर, इसमें कीवर्ड जो है क्लेवर है और ये एक एडजेक्टिव है, तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कीवर्ड जो है ये एडजेक्टिव है या ये नाउन है, तो ये किस तरह नाउन है या किस तरह एडजेक्टिव है. तो क्लेवर, लेट सपोज आप कहिए कि क्लेवर किस तरह एडजेक्टिव है, नाउन क्यों नहीं है, तो उसके लिए एक पैरामीटर है. हर पार्ट ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन की डिस्टिंक्टिव फीचर्स होती है. डिस्टिंक्टिव फीचर्स आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश वन पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम द अदर्स. ऐसा फीचर जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से डिस्टिंग्विश करे, सेपरेट, उसको हम कहते हैं डिस्टिंग्विशिंग फीचर. हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल नाउन की डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये कि इसका प्लूरल बनता है, जिस तरह यहाँ पर स्टूडेंट्स है, लेडीज़ है, स्पीचेस है, प्लूरल बन रहा है. नाउन की सेकंड पैरामीटर डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है कि इसके पहले हम डिटर्मिनर लगा सकते हैं, एडजेक्टिव लगा सकते हैं, आर्टिकल लगा सकते हैं. अब क्लेवर आप देखिए, क्लेवर्स हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते. इसका मतलब ये हुआ कि ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव की डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है कि इसकी डिग्री बनती है क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. इसके हम डिग्री बना सकते हैं, नॉर्मल डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, द क्लेवरेस्ट, हम इसकी डिग्रीज बना सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एडजेक्टिव है. नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज इज अ फ्रेज इन विच एन एडवर्ब इज अ की वर्ड. फॉर एग्जाम्पल ही रन्स वेरी क्विकली. इसमें वेरी क्विकली एक एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि इसमें क्विकली की वर्ड है जो कि एक एडवर्ब है. The fourth kind is prepositional phrase.
Prepositional phrase is a phrase that which starts with a preposition and ends in a noun or noun equivalent. ऐसा phrase जो preposition से start हो और या noun पे end हो या noun equivalent पे end हो. Noun equivalents are the expressions that are used in the places of nouns. ऐसे एक्सप्रेशन जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं, मिसाल के तौर पर प्रोनाउन नाउन की जगह यूज़ होता है, जेरंड होता है, इसी तरह नॉमिनल होता है, नाउन फ्रेज, नाउन क्लास वगैरह. तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. एट द गेट प्रीपोजिशन से स्टार्ट है, नाउन पे एंड है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा. विद द गन प्रीपोजिशन से स्टार्ट है, नाउन पे एंड है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा. विद देम नाउन प्रीपोजिशन से स्टार्ट है, प्रोनाउन पे एंड है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा. इन माइग्रेटिंग प्रीपोजिशन से स्टार्ट है, जेरंड पे एंड है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा. विद द पुअर पीपल, विद से स्टार्ट है, नाउन फ्रेज पे एंड है, तो ये होगा एक नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज. बेशक ये द पुअर पे एंड हो, फिर भी ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, क्योंकि फिर ये नॉमिनल पे एंड होगा. नॉमिनल मीन डेफिनेट आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव वगैरह नाउन के. तो ये हो गई प्रीपोजिशनल फ्रेज. अब प्रीपोजिशनल फ्रेज दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, या तो ये एज एन एडजेक्टिव या ये एज एन एडवर्ब फंक्शन करेगा. मिसाल के तौर पर अ मैन विद द ब्लैक शर्ट वाज स्पॉटेड. इसमें विद द ब्लैक शर्ट जो है ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि प्रीपोजिशन से स्टार्ट है और नाउन पे एंड है, और ये मेन नाउन की मीनिंग में ऐड कर रहा है. तो नाउन की मीनिंग में ऐड कर रहा है, तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव की फंक्शन कर रहा है. इसी तरह द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. इन से स्टार्ट है, ग्राउंड पे एंड है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और इस सेंटेंस में ये प्लेइंग की मीनिंग में ऐड कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है. तो प्रीपोजिशनल फ्रेज स्ट्रक्चरल वाइज, लेकिन फंक्शनली ये एडवर्ब फ्रेज होगा. तो हर प्रीपोजिशनल फ्रेज या तो बतौर एडजेक्टिव यूज होगा या एज एन एडवर्ब, डिपेंड करता है कि ये किसकी मीनिंग में ऐड कर रहा है. तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसकी स्ट्रक्चरल काइंड बताई, तो प्रीपोजिशनल. फंक्शनली यूज वाइज पूछा जा रहा है, तो फिर वो या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा. नेक्स्ट इज जेरंड फ्रेज. जेरंड फ्रेज इज अ फ्रेज इन विच अ जेरंड इज अ कीवर्ड, या हाँ जिसमें जेरंड कीवर्ड हो. मिसाल के तौर पर सबसे पहले जेरंड क्या है? जेरंड इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज एज अ नाउन. जब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ नाउन यूज हो जाए, इसको हम कहते हैं जेरंड. और जब किसी फ्रेज में जेरंड कीवर्ड हो, उसको हम कहेंगे जेरंड फ्रेज. फॉर एग्जांपल, वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ गुड फॉर हेल्थ. ये जो वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग है, ये एक फ्रेज़ है, और इस फ्रेज़ में कीवर्ड वॉकिंग है, तो इसको हम कहेंगे जेरंड फ्रेज. स्मोकिंग सिगरेट्स इज़ इंजूरियस, तो स्मोकिंग सिगरेट्स जो है ये एक जेरंड फ्रेज होगा. स्विमिंग इन द रिवर्स इज़ डेंजरस, तो इसमें स्विमिंग इन द रिवर्स जेरंड फ्रेज होगा. इन्फिनेटिव फ्रेज इज द नेक्स्ट. अ फ्रेज इन विच इन इन्फिनेटिव इज अ की एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल, टू ट्रेवल अराउंड मेनी कंट्रीज इज़ माई हॉबी. ये जो अंडरलाइंड है, टू ट्रेवल अराउंड मेनी कंट्रीज़, ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है, क्योंकि इसमें कीवर्ड टू ट्रेवल है. इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब. फुल इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं इसको. Kind number 7 is nominal phrase. Nominal phrase is a phrase in which there is an adjective preceded by dependent article the. जब कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें डिपेंडेंट आर्टिकल द और उसके बाद एडजेक्टिव हो बगैर नाउन के. मिसाल के तौर पर द पुअर इस सेंटेंस में नॉमिनल है, द रिच भी नॉमिनल है, लेकिन अगर द पुअर की जगह द पुअर पीपल आ जाए, तो फिर ये नॉमिनल नहीं नाउन फ्रेज होगा. द रिच की जगह द रिच पीपल, तो फिर ये नॉमिनल नहीं नाउन फ्रेज होगा. द ट्रूथफुल आर ऑलवेज रिलायबल, तो इसमें द ट्रूथफुल जो है ये नॉमिनल फ्रेज है, लेकिन अगर द ट्रूथफुल पीपल आ जाए, तो फिर ये नाउन फ्रेज होगा. ए पॉजिटिव फ्रेज इज अ फ्रेज दैट डिफाइंस अ नाउन. फॉर एग्जांपल, आई के द एक्स प्राइम मिनिस्टर. द एक्स प्राइम मिनिस्टर आई के को डिफाइन कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे ए पॉजिटिव फ्रेज. ये नाउन फ्रेज की एक टाइप भी आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये डिफ़ाइन करेगा अपने से पहले होने वाले नाउन को. इस्लामाबाद कॉमा द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. द पाकिस्तान ए पॉजिटिव फ्रेज होगा. कराची द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान. द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान ए पॉजिटिव फ्रेज होगा. KMC कॉमा द ड्रीम ऑफ मैनी. द ड्रीम ऑफ मैनी जो है ये पॉजिटिव फ्रेज होगा. जनरेटिव फ्रेज अ फ्रेज इन विच अ पोजेसिव केस इज यूज. ये भी नाउन फ्रेज की एक टाइप है, लेकिन इसमें पोजेसिव केस यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल, माई कार और अलीस कार. नाउन फ्रेज भी है, लेकिन चूंकि फिर उसमें फर्दर टाइप्स है, तो वो फिर जनरेटिव, क्योंकि इसमें
possessive case use है. Absolute phrase is the next. A phrase that is independent of the rest of the sentence. ऐसा phrase जो बाकी की sentence से independent हो. For example, God willing we will be doctors one day. God willing जो है ये एक ए पॉजिटिव फ्रेज है क्योंकि ये बाकी की सेंटेंस से इंडिपेंडेंट है. बाकी की सेंटेंस से इसके किसी भी वर्ड के साथ इसका ताल्लुक नहीं है. इसका एक और एग्जांपल इस तरह होगा, द सिलेबस been completed we started a revision. तो the syllabus been completed ये एक एब्सोल्यूट फ्रेज होगा, या the syllabus completed भी कह सकते हैं, been ना भी यूज़ करें. पार्टिसिपल फ्रेज इज़ द नेक्स्ट. पार्टिसिपल की दो टाइप्स होते हैं, एक आईएनजी और एक तर्ड. अगर आईएनजी फॉर्म हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तर्ड फॉर्म हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल. आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज इज एन एडजेक्टिव इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब third form of the verb used is an adjective is past participle. For example, walking in the ground I met my old friend. walking in the ground ing form of the verb I की मीनिंग में ऐड कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव के फंक्शन हो गए, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है. इस्टेब्लिश्ड इन 1992 किप्स हैज़ बिन सर्विंग द नेशन. तो इस्टेब्लिश्ड अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज एन एडजेक्टिव है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज होगा. The last type is verbal phrase या verb phrase. It is also known as a predicate. Sentence is a combination of two parts, subject and verb. Sentence दो parts का combination होता है, subject और predicate या subject और verb phrase. Subject निकाल के बाकी जो भी बचेगा वो verb phrase होगा, उसको हम predicate भी कह सकते हैं. Phrase that comprises a main verb, helping verb, object, objects, complemented verb, etc. इसमें बहुत कुछ आ सकता है. सब्जेक्ट को निकाल के बाकी जो भी होगा वो पूरा का पूरा वर्ब फ्रेज या प्रेडिकेट काउंट होगा. एग्जांपल्स देखिए, इट इज़ रेनिंग, ये एट निकाल के बाकी जो बचा वो वर्ब फ्रेज है. शी किल्ड अ स्नेक, शी सब्जेक्ट को निकाल के बाकी वर्ब फ्रेज. आई टीच यू इंग्लिश, आई के अलावा बाकी वर्ब फ्रेज. आई टीच इंग्लिश टू यू, यू आर स्टूडेंट, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. सब्जेक्ट को निकाल के बाकी जो भी होगा उसको हम कहेंगे वर्ब फ्रेज या प्रेडिकेट. ये हो गई काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस. कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट जॉइन टू और मोर वर्ड्स. फ्रेजेस आर क्लॉजेस. ऐसे वर्ड्स जो या तो दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस, कनेक्टर्स भी हम इसको कह सकते हैं. अच्छा, दो वर्ड्स को किस तरह ज्वाइन करेंगे? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दो वर्ड्स को एंड ने ज्वाइन किया. द स्टूडेंट्स ऑफ पिशावर एंड द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब, दो फ्रेजेस को ज्वाइन किया. आई एम अ टीचर एंड यू आर स्टूडेंट, एंड ने अब दो क्लासेस को ज्वाइन किया. तो कंजंक्शन दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है. टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस है, तीन टाइप्स है. फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग, जिसको हम फैन बॉयज भी कह सकते हैं, जिसमें फार एंड नीदर या नार में से एक होगा, बट, आर, यट, सो. ये फैन बॉयज या कोऑर्डिनेटिंग. सेकंड टाइप इज कोरिलेटिव. कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर द कंजंक्शन दैट आर यूज्ड इन पेयर, जो कम्बिनेशन में यूज़ होते हैं, और वो ये 11 कंजंक्शंस है. ईदर आर, नीदर नार, बोथ एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो, बट एज वेल, बट इवन, बट टू, या सिर्फ बट भी आ सकता है. वेदर आर, although, yet, so that, such that, hardly when, scarcely when, no sooner than, और as और so. 12 हो गए. ये कम्बिनेशन में यूज़ होने वाले कंजंक्शन, इसको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन. अब ये याद रखिए, आर अगर इधर आएगा कम्बिनेशन में तो कोरिलेटिव होगा, इधर अकेले आएगा तो फिर कोऑर्डिनेटिंग फैन बॉयज होगा. इसी तरह नीदर नार की भी यही बात है, कम्बिनेशन में होगा तो इधर कोरिलेटिव होगा, अकेले आएगा तो फिर कोऑर्डिनेटिंग फैन बॉयज होगा. द थर्ड टाइप इज सबऑर्डिनेटिंग. ये जो कंजंक्शन है ये अनलिमिटेड है, इसको छोड़ के बाकी जितनी भी कंजंक्शन है वो सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये अनलिमिटेड है. इसमें एफ, व्हेन, दैट, वेदर, व्हाटएवर, ऑल्दो, वेयर, व्हेन, व्हाई, टिल, अनटिल, अनलेस, व्हेनेवर, वेयरएवर, और इसकी लिस्ट अनलिमिटेड है. बाकी सारे कंजंक्शंस इसी में आते हैं. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ क्लॉजेस. क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट. सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें वर्ब भी हो और जिसमें सब्जेक्ट भी हो, उसको हम कहते हैं क्लॉज. फ्रेज हमने पढ़ा था जिसमें या सब्जेक्ट ना हो, या वर्ब ना हो, या दोनों ना हो. जब दोनों होते हैं तो वो होगा क्लॉज. अब क्वेश्चन ये है कि क्लॉज और सेंटेंस में फिर क्या फ़र्क हुआ? तो सेंटेंस इज़ ओवरऑल, क्लॉज इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस ओवरऑल है, क्लॉज उसकी पार्ट है, तो ये फ़र्क हुआ. फ्रेज में या तो सब्जेक्ट या वर्ब या दोनों नहीं होते, क्लॉज में दोनों होते हैं, और क्लॉज सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस ओवरऑल होता है. टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पढ़ते हैं. द फर्स्ट टाइप इज़ मेन क्लॉज, आल्सो नोन एज
principal clause or independent clause. Main clause, principal clause, independent clause. A clause that does not start with a subordinating conjunction. ऐसी क्लॉज जो इन कंजंक्शंस में से किसी कंजंक्शन से ना स्टार्ट हो उसको हम कहेंगे मेन क्लॉज. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आई एम अ टीचर, ये जो क्लॉज है ये इन कंजंक्शन से नहीं स्टार्ट, तो ये मेन क्लॉज है. मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर एंड यू आर स्टूडेंट्स. अब आई एम अ टीचर एंड यू आर स्टूडेंट, ये दोनों क्लॉजेज इनमें से किसी भी कंजंक्शन से नहीं स्टार्ट, तो ये मेन क्लासेस है दोनों. हाँ, जो दूसरी क्लास है एंड यू आर स्टूडेंट, वो कंजंक्शन से स्टार्ट है लेकिन एंड से स्टार्ट है, तो इसको हम कोऑर्डिनेट क्लास कह सकते हैं, लेकिन मेन वो भी मेन क्लास की एक टाइप है. कोऑर्डिनेट क्लास मेन क्लास की टाइप है. किस तरह टाइप है? जब ये कंजंक्शन इसके पहले आता है लेकिन ये वाला कंजंक्शन वो वाला तो नहीं आ सकता, तो उसको फिर हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लास. क्लास डेटा को. अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सबऑर्डिनेट क्लास और डिपेंडेंट क्लास. फर्स्ट क्लास टाइप तो ये हो गया मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, जिसकी स्टार्ट में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना हो. सेकंड टाइप है सबऑर्डिनेट क्लास. अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लास जिसको हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं. अ क्लास दैट स्टार्ट्स विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो उसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लास. फॉर एग्जांपल, ही सेड दैट ही वाज बिजी. ये सेंटेंस कंसीडर करें, ही सेड दैट ही वाज बिजी. इसमें दो क्लॉजेज है, एक है ही सेड. अब ही सेड में आप देखेंगे इसकी स्टार्ट में कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये मेन क्लॉज. दैट ही वाज बिजी, ये दैट से स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास. अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट ही वाज बिजी, ये चूँकि नाउन की पोजीशन पे यूज्ड है, ऑब्जेक्ट पोजीशन पे यूज्ड है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे नाउन क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉजेस फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. तो सबसे पहले हम नाउन क्लॉज की बात करेंगे. दैट ही वाज बिजी सबऑर्डिनेट क्लॉज है और नाउन क्लॉज भी है, क्योंकि ये नाउन की पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन यहाँ पर लिखा हुआ है. अ क्लॉज दैट ऑक्युपाइज द फॉलोइंग 4 पोजीशन: सब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, प्रीपोजीशन के बाद या लिंकिंग वर्ब्स एज एम आर वाज वर्क, उसको हम कहेंगे नाउन क्लॉज. इसी तरह वट एवर दे सेड वॉज करेक्ट, वट एवर दे सेड जो है ये एक सबऑर्डिनेट और नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये सब्जेक्ट पोजीशन है. द बुक इज़ हाउ दे हैव इवॉल्व्ड, हाउ दे हैव इवॉल्व्ड एक नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये एज एम आर वाज वर्क के बाद है. द इशू इज़ दैट वी डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, इसके बाद है एज एम आर वाज वर्क के बाद है दैट वी डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, तो ये नाउन क्लॉज. अच्छा, इसमें प्रपोजिशन के बाद वाली एग्जांपल नहीं है, वो मैं बता देता हूँ. वो इस तरह होगा. हाँ, ये है द बुक इज़ अबाउट, इसके बाद अबाउट है, तो अबाउट के बाद आ रहा है ना, ये अबाउट के बाद आएगा, तो अबाउट के बाद प्रपोजिशन के बाद है तो नाउन क्लास. तो पॉइंट ये है, अगर कोई क्लास या ऑब्जेक्ट पोजीशन पे हो जिस तरह ये एग्जांपल है, या सब्जेक्ट पोजीशन जिस तरह ये एग्जांपल, या प्रपोजिशन के बाद जिस तरह ये थर्ड एग्जांपल, या लिंकिंग वर्ब्स के बाद ये, उसको हम कहेंगे नाउन क्लास. और नाउन क्लास सबऑर्डिनेट क्लास की एक टाइप है. बाकी 2 टाइप्स जो है वो एक एडजेक्टिव क्लास, एक एडवर्ब क्लास, जो कि आगे हम पढ़ रहे हैं. एडजेक्टिव क्लास इज आल्सो नोन एज रिलेटिव क्लास, क्योंकि ये हु विद दैट से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको रिलेटिव क्लास कहते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस है ये 3, हु विद दैट. मिसाल के तौर पर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव 180 मार्क्स आर एलिजिबल, इसमें हु हैव 180 मार्क्स ये एक एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स नाउन की मीनिंग में ऐड कर रहा है, तो इसलिए एडजेक्टिव क्लास. दूसरी बात, ये हु से स्टार्ट है तो इसलिए ये रिलेटिव क्लास, और ये हु से स्टार्ट है तो इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है. इसी तरह हिज ब्रदर हु लिव्स अब्रॉड सपोर्ट्स हिम, हु लिव्स अब्रॉड ये सपोर्ट्स होगा, ये भी नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये ब्रदर की मीनिंग में ऐड कर रहा है. हु से स्टार्ट है तो इसलिए रिलेटिव क्लॉज, और हु से स्टार्ट है इसलिए सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज भी है. अब सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज के 2 टाइप्स होते हैं, सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट की नहीं, एडजेक्टिव क्लॉज के. एक होता है एसेंशियल, जिसको हम रेस्ट्रिक्टिव डिफाइनिंग भी कहते हैं. एक होता है नॉन एसेंशियल, जिसको हम नॉन डिफाइनिंग नॉन रेस्ट्रिक्टिव भी कहते हैं. अगर तो कामा यूज्ड है तो उसको हम कहेंगे नॉन एसेंशियल, जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं हु से पहले और अब्रॉड के बाद, तो ये नॉन एसेंशियल है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव. नॉन कामा नहीं है तो फिर ये एसेंशियल होगा, जिस तरह ये हु है 180 मार्क्स में आप देख सकते हैं कामा नहीं है. जब कामा नहीं होता तो ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देता है, जब कामा होता है तो ये गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए नॉन एसेंशियल.
ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गुड। आप देख सकते हैं दैट ग्लिटर्स, दैट से स्टार्ट है तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन, ऑल प्रोनाउन की मीनिंग में नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में ऐड कर रहे हैं तो इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज, दैट से स्टार्ट है इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज, कॉमा नहीं है तो इसलिए एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज़ द कार विच इज़ रेड। अब विच इज़ रेड जो है नाउन की मीनिंग में ऐड कर रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज, विच से स्टार्ट है रिलेटिव क्लॉज, डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज, और कॉमा यूज है तो इसलिए ये एक नॉन एसेंशियल, नॉन डिफाइनिंग, नॉन रिस्ट्रिक्टिव। वी हैव कवर्ड हाफ ऑफ द कोर्स विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। अगेन ये वही है, विच है, कॉमा है तो नॉन एसेंशियल। इसको सेंटेंशियल क्लॉज भी वैसे कह सकते हैं क्योंकि ये पूरी सेंटेंस की मीनिंग में, किसी एक वर्ड की मीनिंग में नहीं ऐड कर रहा, और कॉमा है तो नॉन एसेंशियल। पॉइंट याद रखिए, जब कॉमा होगा तो फिर हम विच लगाएंगे, और जब कॉमा नहीं होगा तो फिर दैट लगाएंगे। मतलब एसेंशियल क्लास में दैट होगा, नॉन एसेंशियल में विच होगा, हु तो दोनों में आ सकता है। द MCQs दैट वर फॉल्टी वर एक्सक्लूडेड। दैट वर फॉल्टी, अब देखिए कॉमा नहीं है तो इसलिए ये एसेंशियल है और इसलिए दैट यूज़ हुआ है। ये हो गए दो टाइप्स एडजेक्टिव क्लास की, डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, रिस्ट्रिक्टिव, नॉन रिस्ट्रिक्टिव। थर्ड टाइप डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज की है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज वो क्लॉज जो एडवर्ब की फंक्शन परफॉर्म करे। अब एडवर्ब आपको पता है टाइम के लिए यूज़ होता है, टाइम के लिए फिर कंजंक्शन होगा व्हेन, व्हाइल, सिंस, टिल, अनटिल, व्हेनेवर, ये सारे टाइम के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस देखिए, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, ये एंटर्ड होगा। द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट, तो व्हेन द टीचर एंटर्ड ये एक टाइम बता रहा है तो एडवर्ब क्लॉज है। ही वाज बिजी, वाइल से लेके एंड तक ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। एडवर्ब क्लॉज रीज़न के लिए यूज़ हो सकता है, रीज़न के लिए एज, बिकॉज और सेंस होगा। द स्टूडेंट्स वर लेट बिकॉज इट वाज दैट, एज इट वाज लेट या सेंस इट वाज लेट, बात एक ही होगी, ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी। काज एंड इफेक्ट दैट, या इसको हम डिग्री भी कह सकते हैं। द टेस्ट वाज सो इजी दैट ऑल क्वालिफाइड एट, दैट से लेकर एट तक ये एडवर्ब क्लॉज अब डिग्री है क्योंकि ये लिमिट शो कर रहा है, एक्सटेंट किस हद तक, या ये काज एंड इफेक्ट शो कर रहा है। इसी तरह कंडीशन के लिए एफ या अनलेस यूज़ होता है। इफ़ यू हीट वाटर, ये एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू स्ट्रगल, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। मैनर, डू इट एज यू आर इंस्ट्रक्टेड, एज यू आर इंस्ट्रक्टेड, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर या कंपेरिजन। कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट के लिए दो ऑल दो यूज़ होते हैं। ऑल दो इट वाज रेनिंग, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट। प्लेस, यू कैन नॉट फाइंड सच स्टूडेंट वेर एवर यू गो, वेर एवर यू गो जो है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो जाएगा। रिलेटिव एडवर्ब क्लॉज, दिस इज़ वाई दे आर एब्सेंट, तो वाई दे आर एब्सेंट ये रिलेटिव एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये प्रीवियस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को रिलेट कर रहा है। अब रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव एडवर्ब क्लॉज में फ़र्क ये है कि रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो हु विद दैट से स्टार्ट होती है, जबकि रिलेटिव एडवर्ब क्लॉज हु विद दैट से नहीं, वाई, हाउ, व्हेन, व्हाइल, इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होता है। मिसाल के तौर ये आप देख सकते हैं वाई, दिस इज़ हाउ दे आर ट्रीटेड, तो हाउ दे आर ट्रीटेड हाउ से स्टार्ट है, तो फिर एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। सेंटेंस की दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक स्ट्रक्चर के बेस पर, एक फंक्शन के बेस पर। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बेस पे डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर की बेस पे सेंटेंस की 4 टाइप्स है, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, कंपाउंड कम्प्लेक्स। सबसे पहले सिंपल। सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज़ ओनली वन मेन क्लॉज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेन क्लॉज हो। ही रीच, वन सब्जेक्ट, one predicate is equal to one main clause, one main clause is equal to one simple sentence. He reached and rested, सेम रहेगा, सब्जेक्ट एक है, प्रेडिकेट भी एक है। ये रीच एंड रेस्टेड वर्ब्स दो है, इसको हम कहेंगे अ सिंपल सेंटेंस विद अ कंपाउंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कंपाउंड है लेकिन सेंटेंस अब भी सिंपल ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट एक है। आबिद एंड जाहिद आर माई फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट कंपाउंड है लेकिन प्रेडिकेट एक है। वी विजिटेड लाहौर, स्टडीड देयर फॉर 2 days एंड एंजॉयड अ लॉट, सिंपल सेंटेंस ही रहेगा, प्रेडिकेट कंपाउंड है लेकिन सेंटेंस सिंपल रहेगा। सेकंड टाइप इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कंप्राइजेज 2 or more मेन क्लॉजेज जॉइंड बाय फेन बॉयज आर सेमीकोलन। ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेन क्लासेस हो और उनको ज्वाइन किया हो या फेन बॉयज़ कंजंक्शंस ने या सेमीकोलन ने। ही वेटेड फॉर द बस बट इट वाज लेट, ये दोनों मेन क्लासेस है
क्योंकि दोनों के स्टार्ट में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, दोनों को ज्वाइन किया है बट ने, तो ये होगा कंपाउंड सेंटेंस। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ अ टीचर एंड हिज वाइफ इज़ अ डॉक्टर बट दे आर नॉट हैप्पी। अब 3 क्लॉजेज है, ही इज़ अ टीचर, हिज वाइफ इज़ अ डॉक्टर, दे आर नॉट हैप्पी, और ज्वाइन किया है फैन बॉयज़ ने कंजंक्शन ने। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह सेमीकोलन भी आ सकता है। ही रीच्ड एंड ही रेस्टेड, 2 मेन क्लॉजेज है। ही वेंट visited Lahore and we stayed there for 2 days and we enjoyed a lot। अब आप देख सकते हैं वहाँ पर वो जो ऊपर सेंटेंस था we visited Lahore stayed there, यहाँ पर चूँकि सब्जेक्ट एक था, प्रेडिकेट एक से ज़्यादा था लेकिन सब्जेक्ट एक था, तो वो सिंपल था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पार्ट है इसमें अलग सब्जेक्ट है वर्ब है, इसमें अलग सब्जेक्ट वर्ब है, इसमें अलग सब्जेक्ट वर्ब है, तो इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आई वेंट अब्रॉड एंड सेटल्ड देयर, तो ये सिंपल सेंटेंस होगा। आई वेंट अब्रॉड एंड आई सेटल्ड देयर अब कंपाउंड होगा, क्योंकि अब दोनों क्लासेस में अलग अलग, दोनों पार्ट्स में अलग अलग सब्जेक्ट आ गए। अच्छा ये भी याद रखिए, ये जितनी भी कंजंक्शंस है और कॉमास है, इन कंजंक्शंस और कॉमास की जगह हम सेमी कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ही वेटेड फॉर द बस बट इट वाज लेट, इसमें बट और कॉमा ख़त्म करी और इसकी जगह सेमी कॉलन यूज़ करी। ही वेटेड फॉर द बस सेमी कॉलन इट वाज लेट, कंपाउंड सेंटेंस ही होगा, और सेमी कॉलन के बाद इनिशियल लेटर स्मॉल हो, कैपिटल नहीं। जहाँ पर फैन बॉयज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 2 क्लासेस या ज़्यादा क्लासेस को जोड़ने के लिए यूज्ड है, वहाँ पर आप सेमी कॉलन इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई कंजंक्टिव एडवर्ब या ट्रांजिशनल डिवाइस आ जाए तो वो भी कंपाउंड सेंटेंस ही होगा। फॉर एग्जांपल इट इज़ इजी सेमी कॉलन हाउएवर कॉमा यू शुड बी केयरफुल, कंपाउंड सेंटेंस ही रहेगा। फोकस ऑन योर स्टडीज़ सेमी कॉलन कॉमा अदर, focus on your studies semicolon otherwise comma you will regret, compound ही रहेगा sentence। complex sentence is the third type, a sentence that has one main clause and one or more dependent clause। ऐसा sentence जिसमें एक main और एक या एक से ज़्यादा dependent, for example as the rain stop they reach, एक main clause है और एक subordinate, तो ये complex sentence है। as the rain stopped they reached, नहीं ये बिकॉज दे वर डिलेड ड्यू टू रेन। अच्छा ये सेंटेंस में इसने मेन क्लॉज नहीं है, मैं इस तरह बताता हूँ। एज द रेन स्टॉप्ड दे रीच्ड लेट बिकॉज दे वर डिलेड ड्यू टू रेन। अब इस सेंटेंस में 3 क्लॉजेज आ गए, 3 में से एक मेन और 2 सबॉर्डिनेट, तो मैंने डेफिनेशन में ये लिखा कि मेन क्लॉज एक और सबॉर्डिनेट एक या एक से ज़्यादा भी पॉसिबल। इसका एक और मिसाल देख लें। When the teacher entered the class, the students kept quiet। When the teacher entered the class, ये subordinate, the students kept quiet ये main, तो ये complex होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि subordinate एक से ज़्यादा आ जाए। मिसाल के तौर पर when the teacher entered the class, the students kept quiet because they were civilized। अब because they were civilized और when the teacher entered the class, 2 main classes नहीं है, 2 subordinate है और एक main। पॉइंट याद रखिए, main class सिर्फ एक ही होगी complex में, subordinate एक से ज़्यादा हो सकती है। The last type is compound complex। Compound complex sentence is a sentence that comprises 2 or more main clauses and 1 or more subordinate clause। ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम 2 मेन क्लासेज और कम से कम एक सबॉर्डिनेट। इट मीन्स द मिनिमम क्लास रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस इज 3। कम से कम 2 मेन रिक्वायर्ड है, कम से कम एक सबॉर्डिनेट। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 3 क्लासेज रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल I do not watch movies because I do not like them but I watch dramas। I do not watch movies main clause because I do not like them subordinate but I watch dramas। 3 क्लासेस हो गई, 3 में से 2 मेन एक सबॉर्डिनेट। After I finished my work ये सबॉर्डिनेट क्लास। I went for a walk main and I returned after 2 hours ये भी मेन, 2 मेन एक हम कहेंगे कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस या ऑन द बेसिस ऑफ यूज। ये जो हमने 4 काइंड्स पढ़े ये स्ट्रक्चर के बेस पे थे। अब जो नेक्स्ट है वो फंक्शंस या यूजेस के बेस पे है। उस पे है फर्स्ट वन डिक्लेरेटिव असर्टिव या इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अ सेंटेंस दैट असर्ट्स, ऐसा सेंटेंस जो किसी बात की तस्दीक करे, असर्शन करे। पेशावर इज़ द कैपिटल ऑफ KPK, फॉर एग्जांपल लाहौर इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ KPK। वो असर्शन नेगेटिव में भी हो सकता है, तो उसको फिर आप नेगेटिव कहे या डिक्लेरेटिव कहे,
दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस विश और प्रेयर, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें विश या प्रेयर की एक्सप्रेशन हो। फॉर एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, मे योर ब्रदर गेट वेल सून, और इसके एंड पे फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों आ सकते हैं, जो कि मैंने पंक्चुएशन वाले सेंटेंस लेक्चर में डिस्कस किया था। इम्पेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, प्रोहिबिशन वगैरह। डू इट राइट नाउ, ऑर्डर, प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट, शट ऑफ, कमांड, attempt all the questions, instructions, don't cheat, prohibition। ये भी याद रखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कह सकते हैं यू डू इट राइट नाउ, स्टूडेंट्स डू इट राइट नाउ। ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट यू हो, ये भी याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि वो अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू हो, कोई भी हो सकता है। जिस तरह भी मैंने कहा स्टूडेंट्स डू इट राइट नाउ, यू डू इट राइट नाउ, दोनों हो सकते हैं। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये जो मैंने कहा अभी, अक्सर स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर अभी तो आपने कहा कि जिसमें वर्ब भी होगा सब्जेक्ट भी होगा, तो इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। यू डू इट राइट नाउ, स्टूडेंट डू इट राइट नाउ, यू और स्टूडेंट, उसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। इंट्रागेटिव सेंटेंस है नेक्स्ट, अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, और क्वेश्चन 5 किस्म के होते हैं। हाउ आर यू, ओपन क्वेश्चन, WH क्वेश्चन भी इसको कहा जाता है। इज इट ईजी, ये यस नो क्वेश्चन। इजंट इट इजी, ये हो गया नेगेटिव इंट्रागेटिव। इज इट लाइफ, रिटोरिकल क्वेश्चन, और साथ में टेक क्वेश्चन भी, लेकिन टेक क्वेश्चन जो होता है वो पूरा एक सेंटेंस नहीं होता। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो, सरप्राइज, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स यू आर, एक्सक्लेमेशन मार्क। आर यू आ जाए तो फिर इंट्रागेटिव होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे। मिसाल के तौर पर हाउ लवली द डे इज़, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। हाउ इज़ द डे, अब इंट्रागेटिव होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ये हो गए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, फंक्शंस। अब ये जिस तरह मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की यूजेस बताए, टाइम के लिए और प्लेस के लिए, कंडीशन के लिए, उसी तरह ये फैन बॉयज़ की यूजेस है। फॉर यूज़ होगा रीज़न के लिए, एंड यूज़ होगा सिमिलरिटी के लिए, नीदर नॉर नेगेटिव ऑप्शन बट कॉन्ट्रास्ट, आर पॉजिटिव ऑप्शन येट शार्प कॉन्ट्रास्ट, सो कंक्लूजन के लिए। एग्जांपल्स देखिए, आई एम ए टीचर एंड यू आर स्टूडेंट, सिमिलरिटी है, दोनों क्लासेस में स्टेटस बताया जा रहा है, इसकी स्टेटस इसकी स्टेटस। कीप क्वाइट और लीव द क्लास, या ये एक्शन करो या ये एक्शन करो, इसको कहते हैं पॉजिटिव, मतलब ये ऑप्शन सेलेक्ट करो या ये ऑप्शन सेलेक्ट करो। आई विल नॉट लीव द क्लास, नीदर विल आई कीप क्वाइट, या नार विल, अब नीदर नार में एक यूज़ होगा, तो नई एक्शन नई एक्शन, अब नेगेटिव ऑप्शन हो गया। ही डिडंट स्टडी बट ही पास, कॉन्ट्रास्ट है, तो बट यूज़ हुआ। ही डिडंट इवन ओपन अ बुक येट ही पास्ड द एग्ज़ाम, अब शार्प कॉन्ट्रास्ट है, उसने किताब तक नहीं खोली फिर भी वो क्वालिफाई कर गया। फिर भी की मीनिंग हो तो येट होगा शार्प कॉन्ट्रास्ट, सादा कॉन्ट्रास्ट हो, सिंपल कॉन्ट्रास्ट हो तो फिर बट होगा। फॉर एग्जाम्पल, he didn't prepare all the topics but he qualified the exam. He did not even study a single topic yet he qualified the test. एक टॉपिक भी नहीं पढ़ा फिर भी क्वालिफाई किया। स्टूडेंट स्किप्ड इंग्लिश फॉर इट हैज़ ओनली 18 मार्क्स, रीज़न है क्यों स्किप किया, क्योंकि वो कहते हैं सिर्फ 18 मार्क्स है। स्टूडेंट स्किप्ड इंग्लिश, तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, सो दे फेल्ड इन इट, कंक्लूजन के लिए सो यूज़ होगा। तो अच्छा ये याद रखिए, सो जो है इट वाज सो इजी दैट ऑल क्वालिफाइड इट, इसमें सो जो है दैट के साथ कम्बिनेशन में यूज़ हुआ है, तो ये को रिलेटिव है। वी स्टडी सो दैट वी पास द टेस्ट, यहाँ पर सो दैट जो है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है, दोनों एक साथ यूज्ड है। और ये जो है यहाँ पर सो एडवर्ब कोऑर्डिनेटिंग फैन बॉयज़, डिपेंड करता है। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी हो सकता है, जिस तरह इस सेंटेंस में फैन बॉयज़। सो दैट एक साथ आ जाए तो फिर ये को रिलेटिव होगा, और सो दैट पर्पस के लिए आ जाए तो फिर ये एडवर्ब क्लॉज, तो डिपेंड करता है, इन तीनों तरीक़ों से यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस आर द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जिस तरह बाकी हमने पढ़ा कि कंपाउंड सेंटेंसेस में एंड आ जाए तो वो सिमिलरिटी के लिए आता है,
इसी तरह अगर फॉर आ जाए तो वो रीज़न के लिए आता है। इसी तरह अगर सो आ जाए तो वो कंक्लूजन की लेते हैं। उसके लिए टर्मिनोलॉजी भी डिफरेंट यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर अगर एंड आ जाए तो उसको हम कमुलेटिव कहते हैं, सो आ जाए एलेटिव कहते हैं, कंट्रास्टिव कहते हैं, एडवर्सिटिव, और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। तो वो फिर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। बहरहाल यूजेज वही है उसकी कि एंड सिमिलरिटी के लिए होगा, फॉर रीज़न के लिए होगा, सो कंक्लूजन के लिए होगा, येट शार्प कंट्रास्ट, बट सादा कंट्रास्ट। अब लास्ट हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में types of conditional sentences. Conditional sentences are the types of complex sentences that express condition. ये complex sentences के types है। क्यों? क्योंकि complex sentence में एक main एक subordinate clause, इसी तरह इसमें भी एक main एक subordinate clause, वैसे subordinate clause एक से ज़्यादा भी हो सकती है, और इसमें कंडीशन की एक्सप्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल इसकी 4 टाइप्स है, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल में क्या होगा, इसमें 2 क्लासेज, एक मेन एक सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट क्लास को आप एफ क्लास, डिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं। अच्छा, डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, मेन क्लास में सब्जेक्ट, उसके बाद बेस फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो सी एच की एडिशन होगी। ई एच की तब होगी जब सी एच एस एच ओ वाले वर्ड हो, गो तो फिर एस की नहीं ई एस की एडिशन होगी। कैच तो ई एस की कैचेस, वॉक तो फिर सिर्फ एस की एडिशन वॉक्स। और एफ क्लास का स्ट्रक्चर होगा एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म और एस ई एस की एडिशन। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वाटर बॉयल्स इफ़ यू हीट इट, फिर कॉमा होगा। हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ और रियल कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन के लिए। याद रखिए कंडीशन प्रेजेंट में होगा और रिजल्ट भी प्रेजेंट में होगा। जैसी ही कंडीशन फुलफ़िल होगा उसी वक्त रिज़ल्ट मिलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ज़ीरो कंडीशनल, क्योंकि कंडीशन फुलफ़िल होने के बाद फिर रिज़ल्ट लाजमी मिलता है। फॉर एग्जांपल आप पानी को हीट करेंगे तो वो बॉयल लाजमी होगा। इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, बारिश होती है तो ज़मीन गीली होती है, लाजमी बात है। इफ़ द सन राइजेज इट गेट्स लाइट, इफ़ द सन सेट्स इट गेट्स डार्क, इसमें फिर कोई शक नहीं होता, इसलिए ये ज़ीरो कंडीशनल है। नेक्स्ट है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस फॉर्म। एफ क्लॉज होगा एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म और एस सी एस की एडिशन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, ही विल सक्सीड इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इस तरह भी कह सकते हैं। और इवन इस तरह भी कह सकते हैं शुड ही वर्क हार्ड ही विल सक्सीड। एफ को ख़त्म करें और शुड स्टार्ट में लगाएं, इसको फिर हम कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन के साथ भी लिख सकते हैं। और ये हम यूज़ करते हैं लाइकली फ्यूचर। लाइकली मीन जिसकी पॉसिबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी हो, फ्यूचर में पॉसिबल है। कंडीशन प्रेजेंट में होगा लेकिन रिजल्ट फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है, मिल सकता है, लाजमी नहीं है कि मिलेगा, वहाँ पर तो लाजमी था, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में मेन क्लास का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बेस फॉर्म। एफ क्लास का स्ट्रक्चर होगा एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, या एफ क्लास हम इस तरह भी लिख सकते हैं वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन आर एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई हैड अथॉरिटी आई वुड रिवाइज इट। ये सेंटेंस हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हैड आई द अथॉरिटी आई वुड रिवाइज इट। वर आई रिच आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, इस तरह भी कह सकते हैं, इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। पॉइंट याद रखिए, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ वर यूज़ होगा, वाज नहीं होगा। यूजुअली तो आई के साथ वाज होता है लेकिन यहाँ पर वर होगा। आई वाज रिच नहीं होगा, आई वर रिच होगा, वर आई रिच। कोई भी सब्जेक्ट हो हम वर यूज़ करेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में। इसको हम यूज़ करते हैं अनरियल हाइपोथेटिकल इमेजिन सिचुएशन के लिए। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो जस्ट सपोज कर रहा है, रिच नहीं है जस्ट इमेजिन कर रहा है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। लास्ट टाइप इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसमें मेन क्लास का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वुड कुड शुड मस्ट आर टू माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसमें से कोई भी आ सकते हैं, वुड कुड शुड मस्ट माइट आर टू में से कोई भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वुड यूज़ होगा श्योरिटी के लिए, कुड यूज़ होगा पॉसिबिलिटी के लिए, शुड यूज़ होगा ओब्लिगेशन, मस्ट बी ओब्लिगेशन, माइट पॉसिबिलिटी, आर टू ओब्लिगेशन के लिए।
एफ क्लास का स्ट्रक्चर होगा एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, या इस तरह भी कह सकते हैं, एफ को स्किप करें, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, हेड may wish not left Danish, he would not have died। एफ may wish had not left Danish, he would not have died। दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। एमसीक्यू देखें, हैड ही लिव्ड इन इंग्लैंड ही वुड मिस हिज फैमिली। एमसीक्यूज़ किस तरह आती है, ये थर्ड कंडीशनल है और ये सेकंड है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से गलत होगा। या तो दोनों सेकंड होने चाहिए या दोनों थर्ड होने चाहिए। हैड ही लिव्ड इन इंग्लैंड, ही वुड के बाद हैड नहीं आता, वुड हैव मिस्ड होना चाहिए था। हैड ही लिव्ड इन इंग्लैंड, ही वुड हैव मिस्ड हिज फैमिली। ऑप्शन सी में कोई मिस्टेक नहीं, इससे ये दोनों थर्ड है। हैज़ नहीं आता, हैड ही लिव्ड होना चाहिए, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। इसी तरह ये नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, हैड ही स्टडीड, ये थर्ड कंडीशनल है। जब ये थर्ड है तो इसके साथ वुड सेकंड नहीं आ सकता, वेल फर्स्ट भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ज़ीरो तो वुड हैव क्वालिफाइड। थर्ड के साथ थर्ड, सेकंड के साथ सेकंड, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, ज़ीरो के साथ ज़ीरो, कोई भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। द फॉल्ट कैन हैव बीन ड्यू टू द माल फंक्शनिंग पेडल्स। अभी मैंने वहाँ पर लिखा है कि कुड हैव, कैन हैव नहीं होगा, कुड हैव होगा, कैन हैव नहीं होगा, वेल हैव नहीं होगा, वुड हैव होगा, शैल हैव नहीं होगा, शुड हैव होगा, माइट हैव होगा, मे हैव नहीं होगा, तो ये इस वजह से इनकरेक्ट होगा। ये तीन जो एमसीक्यूज़ है ये पास्ट पेपर की एमसीक्यूज़ है। अच्छा जी, ये हो गए कंडीशनल सेंटेंसेस और इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमने काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, फिर काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज, साथ में कंडीशनल सेंटेंसेस। बाकी ये लेक्चर के बेस पर मैं अलग अलग एमसीक्यूज़ पास पेपर्स की भी प्रैक्टिस भी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि प्लेलिस्ट में अलग से मौजूद है। काइंड्स ऑफ फ्रेजेस की भी है, काइंड्स ऑफ क्लॉजेस की भी है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की भी है और कंडीशनल सेंटेंसेस की भी है। ये एक किस्म की रिवीजन है, थोड़ी स्पीड के साथ भी है और सारे टॉपिक्स को, मतलब एक एक टॉपिक जिस तरह पहले पंक्चुएशन था सब्जेक्ट, उसी तरह ये हो गया। तो इसकी ये तीसरी टॉपिक थी। पहला टॉपिक जो मैंने अपलोड किया था वो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट था, दूसरा सब पंक्चुएशन था, ये तीसरा हो गया सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस, कंजंक्शंस। नेक्स्ट जो होगा वो होगा टेंसेस, 4 हो जाएंगे। फिर 5वां हो जाएगा एक्टिव पैसिव वॉइस और इसके बाद हो जाएगा नरेशन और फिर 7वां टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये 7 यूनिट्स है बेसिकली ग्रामर के इंग्लिश पोर्शन के लिए और साथ में फिर वोकैबुलरी और 1-2 एमसीक्यूज़ रीडिंग कंप्रेंशन की आती है।